ओके दोस्तों, तो अब हम लोग चालू करने वाले हैं बीटा डीके। अच्छा, बीटा डीके जो है वो बेसिकली तीन प्रोसेस होता है। एक होता है बीटा माइनस डीके, दूसरा होता है बीटा प्लस डीके और तीसरा होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इन तीनों को हम एक साथ देखने वाले हैं और एक साथ देखते हुए हम इसको साथ में पढ़ेंगे, दैट इज द बीटा डीके। नाउ व्हाट इज द बीटा माइनस डीके? बीटा माइनस डीके किसके लिए होता है? ये भारी हल्का सारे के सारे न्यूक्लियस के कारण जो होता है, ठीक है, भारी हल्का सारे न्यूक्लियस में होता है। उन सभी न्यूक्लियस में होंगे जहां पर N/P रेशियो जो है वो हमारा स्टेबिलिटी बेल्ट से ज्यादा होने के कारण बाहर है। N/P रेशियो जो है वो ज्यादा है प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू से, उस कारण पे उस स्टेबिलिटी बेल्ट के बाहर है। उस केस में हमें बीटा माइनस डीके देखने को मिलेगा। बीटा माइनस इज नथिंग बट बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द न्यूक्लियस। देखो, इलेक्ट्रॉन बोलना सही नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन रिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। तो दोस्तों मेन बात यह है, ये न्यूक्लियस के अंदर से आता हुआ जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको हम बोलते हैं बीटा माइनस। ठीक है, प्रॉपर्टी उसका सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही है, मास चार्ज सब कुछ इलेक्ट्रॉन जितना ही है, बट क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है तो इस कारण पे हम इलेक्ट्रॉन नहीं बोल के इसको हम बोलते हैं बीटा माइनस पार्टिकल। अच्छा, बेसिकली क्या हो रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा न्यूक्लियस पे चार्ज है वो एक यूनिट से बढ़ जाएगा और जो हमारा मास है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ZXA जो है वो बीटा डीके करते हुए हमें देता है Z+1YA। ठीक है, and the fundamental reaction is giving as neutron gives you proton plus electron। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमारे बाहर निकलता है वो एनर्जी पार्टिकल को हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो यानी न्यू बार। उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। ये भी एक एनर्जी पार्टिकल होता है बट दिस इज नॉट अ फोटोन। एंटी न्यूट्रिनो इज नॉट अ फोटोन। इसका प्रॉपर्टी फोटोन से कहीं ज्यादा डिफरेंट होता है। यहां पर एनर्जी जो है वो गामा के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है। उसका नंबर वन रीजन ये होता है, जो बीटा माइनस डीके का एनर्जी जो होती है वो अल्फा डीके के कंपैरिजन में काफी कम होती है, उसका एनर्जी रेंज में ही नहीं आता है। ये तो हमारा नंबर वन रीजन है। और नंबर टू रीजन ये भी हम देखेंगे, यहां का जो एनर्जी पार्टिकल है इसको फोटोन भी हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी होगी वो अभी तक जो हम क्लासिकल फोटॉन्स पढ़े हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। तो अब मैं एक नया एनर्जी पार्टिकल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एंटी न्यूट्रिनो, और वैसे ही मैं इंट्रोड्यूस करूंगा न्यूट्रिनो थोड़ी देर बाद। और न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और फोटोन में क्या डिफरेंस होती है उसके बारे में भी बहुत ही ज्यादा विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मान लो मैं सच बोला हूं, एनर्जी पार्टिकल का नाम जो है वो हमारा एंटी न्यूट्रिनो है। अच्छा, बाय द वे N/P रेशियो के साथ क्या होता है साफ साफ देख लो। N/P का जो इनिशियल वैल्यू है वो है हमारा A-Z, ठीक है, बाई Z। और N/P का जो फाइनल रेशियो होगा वो कितना होगा, A-Z+1 -1। ऑब्वियसली Z+1 जो है वो हमारा Z से बड़ा है, सो ऑब्वियस सी बात है N/P रेशियो डिक्रीजेस। देखो, बड़ा था इसीलिए तो स्टेबिलिटी बेल्ट से बाहर था, तो ऑब्वियस सी बात है N/P रेशियो डिक्रीज करेगा, तो डेफिनेट सी बात है हमारा जो स्टेबिलिटी होगी that stability increases. So that is the first type of beta decay, that is called the beta minus decay. अच्छा, जो भी बीटा डिकेज होते हैं उनका मेन रीजन होता है द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर फोर्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उस कारण पे एक नया फोर्स का भी एग्जिस्टेंस होती है एंड दैट इज बेसिकली
द वीक न्यूक्लियर फोर्स। खैर उन सब चीजों में हमें जानी नहीं है, बट अल्फा डीके और बीटा डीके का रीजन कंप्लीटली डिफरेंट है। बीटा डीके का फंडामेंटल रीजन बस कोई पूछे तो बोल देना, जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उनके बीच में जो हमारा इंटरेक्शन होती है, उस कारण पे बीटा माइनस डीके हमें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो अब है बीटा प्लस डीके और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन डीके। व्हाट इज पॉजिट्रॉन और बीटा प्लस? इट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यानी उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही है और उसके अंदर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होती है। तो न्यूक्लियस के अंदर से जो पॉजिट्रॉन हमारे बाहर आता है उस चीज को हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। यानी यहां पर अगर हमारा ध्यान दे, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन जितना ही है, तो पॉजिट्रॉन डीके होने पर हमारा जो ए है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टोटल मास को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो चार्ज है वो 1 यूनिट से डेफिनेटली हमारा कम हो जाएगा। तो ZXA हमारा कन्वर्ट होगा Z-1YA पर। ठीक है, और साथ में एक पॉजिट्रॉन जो है वो हमारा बाहर आ जाने वाला है। द फंडामेंटल रिएक्शन इज प्रोटॉन गिव्स यू न्यूट्रॉन प्लस अ बीटा प्लस, और यहां पर जो एनर्जी पार्टिकल होती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो बीटा माइनस पे हम बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो और बीटा प्लस पे जो है हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो यहां पर जो हमारा एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा फोटॉन्स नहीं होता है, इन बातों पे ध्यान रखनी है। अच्छा, ये वाला रिएक्शन हमने पहले देखे थे, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बाहर दोनों तरफ हो सकता है, यानी एक न्यूट्रॉन स्पॉन्टेनियसली डिके करके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। लेकिन प्रोटॉन के लिए न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होना डेफिनेटली मुश्किल है, यानी न्यूक्लियस के बाहर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इधर का साइड जो है वो हमारा ज्यादा है और इधर का साइड जो है वो हमारा कम है मास। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम मास डिफेक्ट नहीं, रेदर हम मास एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो मास एक्सेस होने के कारण ये वाला रिएक्शन न्यूक्लियस के बाहर स्पॉन्टेनियसली हो ही नहीं सकता है। तो पॉजिट्रॉन डीके इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ डीके, इट्स अ वेरी रेयर टाइप ऑफ डीके, और वो देखे जाते हैं केवल और केवल फॉर लाइट न्यूक्लियस अगर N/P रेशियो कम है डिजायर्ड वैल्यू से, इन दैट केस ओनली। ठीक है, तो N/P रेशियो के बारे में अगर हम बात करें, इनिशियली होगा A-Z/Z, फाइनली होगा A-Z-1/Z-1। तो मेरे पास जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू A/Z-1 A/Z-1 तो हम साथ साथ देख सकते हैं ये वाला क्वांटिटी जो है वो बड़ी है, ये वाला क्वांटिटी जो है वो छोटी है। N/P रेशियो कम था स्टेबिलिटी बेल्ट से, इस कारण पे तो बाहर था, तो ऑब्वियस सी बात है N/P रेशियो इंक्रीजेस तो स्टेबिलिटी भी। जो हमारा न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बढ़ने के कारण, जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ने के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है, वही ये वाला रिएक्शन को करने में हमें मदद करती है। तो ध्यान देना, पॉजिट्रॉन डीके इज अ वेरी वेरी टफ रिएक्शन, इट्स अ वेरी रेयर टाइप ऑफ डीके। बहुत ही ज्यादा रेयर सर्कमस्टेंसेस में हमें देखने को ये रिएक्शन मिलने वाली है। ओके दोस्तों, तो लास्ट टाइप ऑफ बीटा डीके, दैट इज, इसको डीके बोलने में थोड़ा पाप है, इसको हम बोलते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल होता है उसको हम बोलते हैं के शेल। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस जहां पर N/P रेशियो स्टेबिलिटी बेल्ट से कम है, वो क्या करता है, जो इनर मोस्ट के शेल है उस के शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को अपने पे कैप्चर कर लेता है, और वो कैप्चर के प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन अंदर आया वो इंस्टेंटली हमारा प्रोटॉन के से एब्जॉर्ब होता है, और प्रोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके
कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन पे। ठीक है, सो द मेन रिएक्शन इज 1p1 प्लस -1 E0 गिव्स यू 0n1 प्लस न्यू इज बेसिकली द न्यूट्रिनो। सो ZXA के इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके कन्वर्ट होता है Z-1 YA पे। ठीक है, ये कब होता है? ऑकर तब करता है अगर N/P रेशियो लेस देन द स्टेबिलिटी बेल्ट है। ऑब्वियस बात है, ध्यान दो, अल्टीमेटली रिएक्शन तो वही हो रहा है, ZXA कन्वर्ट हो रहा है Z-1 YA में। तो ये वाला प्रोसेस जो है वो पॉजिट्रॉन डीके जैसा ही है। ठीक है, बट एनर्जेटिकली हम बात में देखेंगे जो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मच मोर फेवरेबल देन द पॉजिट्रॉन डीके। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज एनर्जेटिकली मच मोर फेवरेबल देन द पॉजिट्रॉन डीके। इस कारण पे अगर दोनों ऑप्शन होता है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन डीके का, तो ज्यादातर केस में के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है। सो इसका जो ऑकरेंस प्रोबेबिलिटी है वो बीटा प्लस डीके से ज्यादा है। और दूसरी बात, एक और डिफरेंस है, जो हमारा पॉजिट्रॉन डीके है उसमें हमें प्रॉपर डीके पार्टिकल्स मिलते हैं। यहां पर एनर्जी पार्टिकल न्यूट्रिनो के अलावा और कुछ भी हमें मिलता नहीं है। N/P रेशियो यहां पर भी इंक्रीज करता है। ठीक है, और उस कारण पे स्टेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली बढ़ती है। सो दिस आर दी 3 मोस्ट फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बीटा डीके: बीटा माइनस, बीटा प्लस एंड के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अच्छा, बाय द वे, एग्जाम में बेशरमों की तरह बहुत जगह पे बीटा डीके लिखा हुआ आता है। अगर कुछ नहीं लिखा है, मेंशन नहीं किया है ना, तो बीटा डीके को बीटा माइनस डीके मान लेना। एग्जाम में बहुत सारी जगह पर सिंपली बीटा प्लस बीटा माइनस के इलेक्ट्रॉन नहीं लिख के लिख देते हैं बीटा डीके। अगर वैसा लिखा हुआ है तो इट इज अंडरस्टूड टू बी बीटा माइनस डीके। ओके, सो दोस्तों, 3 मेन फंडामेंटल चीज जो है वो हमारा हो चुका है। अब सबसे पहले हमें ध्यान देना है, जो यहां पर हम फोटोन बोलने पे इतना कतरा क्यों रहे हैं, हम यहां पर न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में हमें सबसे पहले समझने की जरूरत है। एक बात और भी ध्यान रखना, बीटा डीकेस का जो एनर्जी होती है वो अल्फा डीके के सामने काफी ज्यादा कम होती है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो अब हम लोग जो बीटा डीके के एपरेंट लॉज का जो वायलेशंस है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जो हमारा नेचर का 3 फंडामेंटल लॉज है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। हमें बीटा डीके में ये तीनों के तीनों वायलेट होते हुए नजर आता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 1920s की में, जहां पर बीटा डीके के बारे में सबसे पहले लोगों को आइडिया लगना चालू हुआ। तब उस टाइम पे ध्यान देना, फोटोन वगैरह के बारे में यानी एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में लोगों को एज सच कोई आइडिया नहीं था। तो लोगों को इसके बारे में ये तीनों लॉज जो है वायलेट करते हुए नजर आया। मैं एक बार के लिए साइड हट जाता हूं, ठीक है, जो कि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ, और फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करना चालू करता हूं। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, जो कि बाद में आप नोट्स बना पाओ, इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए हो। नाउ सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल के केस में हम लोगों ने देखे थे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, दैट इज A-4/A इंटू क्यू। यहां पे क्यू रिएक्शन का जो हमारा एनर्जी है वो है, एंड ए क्योंकि 210 या फिर उससे ज्यादा होती है, तो प्रैक्टिकली ई अल्फा और क्यू का वैल्यू हमारा सेम होता है। यानी हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन का जो ज्यादातर एनर्जी है वो अल्फा पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही हमेशा बाहर निकलती है। ठीक है, वो सेम चीज जब लोगों ने बीटा डीके में देखा, रिएक्शन में जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, ठीक है, रिएक्शन का जो क्यू वैल्यू है, और दूसरा जो हमारा निकलता हुआ बीटा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है, बीटा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल आया इन फ्रंट ऑफ क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन।
इट्स अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम। यानी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो जा कहां रही है इन द केस ऑफ बीटा डीके। प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है, अगर हमारा पेरेंट न्यूक्लियस स्टेशनरी है तो ऑब्वियस सी बात है दो पार्टिकल निकल रहा है, एक है हमारा बीटा माइनस और दूसरा पार्टिकल जो हमारा निकल रहा है, दूसरा जो है हमारा डॉटेड न्यूक्लियस है। इनिशियली हमारा पेरेंट न्यूक्लियस क्योंकि रेस्ट पर है तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 है, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। सो द डॉटेड न्यूक्लियस एंड द बीटा पार्टिकल, इट मे बी बीटा माइनस, इट मे बी बीटा प्लस, ऐसे भी बीटा प्लस बहुत कम देखने को मिलता है, तो ज्यादा तो लोगों को बीटा माइनस के बारे में ही पहले आइडिया लगा था। बीटा डी के मतलब हम बीटा माइनस को ही समझते हैं, ठीक है ना, एज सच, राइट। तो ये दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एग्जैक्टली एक दूसरे का 180 डिग्री पर होना चाहिए। द रीजन बीइंग, अगर इनमें 180 डिग्री नहीं है तो वो कंपोनेंट को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वो वाला कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए अगर कोई नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है हमें हर हाल पे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव करता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन ये देखा गया जो लगभग 99.999999% केस में इन दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन होता है वो लाइन ऑफ मोशन एक दूसरे का 180 पे नहीं होता है। सो अपरेंटली जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो हमारा वायलेट होते हुए नजर आया। थर्ड जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल था, टिपिकल था, दैट वाज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी फर्मियंस होते हैं, इसके बारे में हम पहले बात किए थे। यानी बोथ ऑफ देम हैव स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम, और उसका जो वैल्यू होता है वो है प्लस माइनस h/4 पाई। वन में बी एंटी क्लॉकवाइज और में बी क्लॉकवाइज, डिपेंडिंग ऑन दैट इज प्लस माइनस h/4 पाई। तो लोगों ने जब इनिशियली बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके को लिखा तो बीटा प्लस डीके में क्या है, एक प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या बीटा माइनस पे एक न्यूट्रॉन जो है वो मेरा एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। हो तो यही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं अगर ये वाला इक्वेशन के बारे में ध्यान दूं, इसका स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस h/4 पाई, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो होगा वो तो प्लस माइनस h/4 पाई होगा। नाउ राइट हैंड साइड के बारे में अगर मैं सोचूं, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों माइनस h/4 पाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो टोटल स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस h/2 पाई। अगर दोनों का प्लस h/4 पाई होगा तो प्लस h/2 पाई आ जाएगा, और एक का प्लस हुआ एक का माइनस हुआ तो डेफिनेटली हमारा 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हैज एन एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लस माइनस h/4 पाई एंड राइट हैंड साइड हैज अ स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लस माइनस h/2 पाई। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारा वायलेट होते हुए नजर आया। तो 1920s के बारे में अगर बात करें, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी पार्टिकल। लोगों को यह लगा जो हो सकता है जो हम बीटा माइनस पे कोई एक और पार्टिकल को डिटेक्ट करने से चूक रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं मिला जो कि असली में डिटेक्ट हो पा रहा है, यानी और कोई पार्टिकल का एग्जिस्टेंस तो नहीं था। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1930 पाउली ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। उसने तब उस टाइम पे मार्केट में एनर्जी पार्टिकल्स के बारे में आइडिया लगनी चालू हुई है, यानी फोटॉन्स के बारे में आइडिया लगनी चालू हुई है। तब पाउली ने बोला जो इन द केस ऑफ बीटा प्लस एंड बीटा माइनस डीके, जो पार्टिकल को आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो वो है बेसिकली एक एनर्जी पार्टिकल, जो ज्यादातर एनर्जी है
वो उस एनर्जी पार्टिकल के फॉर्म पे बाहर चला जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास या फिर पॉजिट्रॉन के पास नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारा बच रहा है, और वो एनर्जी पार्टिकल का उसने नाम दिया न्यूट्रिनो। ठीक है, वो डिटेक्ट बहुत देर बाद होता है, उसका डिटेक्शन लेट होने का कारण भी बताऊंगा। 1956 में सबसे पहली बात लोगों ने उस न्यूट्रिनो को, यानी न्यूट्रिनो तो उसे नाम दे दिया था, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, उसको डेमोन्स्ट्रेट जो पहली बार किया गया वो 1956 में क्या करवाया गया। ठीक है, तो व्हाट वाज द हाइपोथेसिस जो कि बाद में सही भी साबित हुआ ऑफ पॉली, एक एक करके देखते हैं। तो उसने बोला जो हमारा बीटा डीके है, अनदर पार्टिकल इज ऑल्सो इमिटेड, उसका चार्ज जो है वो 0 है, दैट इज कंप्लीटली चार्जलेस, इट इज जस्ट एन एनर्जी पार्टिकल लाइक फोटोन। ठीक है, इसका रेस्ट मास 0 है, मासलेस है। रेस्ट मास ऑब्वियसली बात है, मूविंग मास तो उसका हमेशा होता है एनर्जी के इक्विवेलेंट अकॉर्डिंग टू द E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज रेस्ट मास। इट कैरीज लीनियर मोमेंटम लाइक फोटोन। हम जानते हैं जो हमारा लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है h बाय लैम्डा। तो देखो ध्यान देना, दो प्रॉब्लम तो उसे तुरंत समाप्त कर दिया, और वो दोनों प्रॉब्लम के लिए न्यूट्रिनो की जरूरत नहीं थी, फोटोन वाज सफिशिएंट। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक फोटोन कौन सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहां पर जो हमारा ऑपोजिट पे नहीं निकल रहा है क्योंकि हम लोग जो फोटोन है उसका मोमेंटम को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसके मोमेंटम को भी अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो फोटोन भी उसी डायरेक्शन पे निकले उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि फोटोन तो हमारा 360 में किधर भी निकल सकता है, उसके ऊपर डेफिनेटली हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो रैंडमली कोई भी डायरेक्शन पे हमारा बीटा पार्टिकल स्कैटर करते हुए नजर आ रहा था वो चीज भी फोटोन से समाप्त तो हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड अप टू पॉइंट 1 टू 0.4 न्यूट्रिनो के हमें कोई जरूरत नहीं है, हम परफेक्टली फोटोन के सहारे इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये दोनों फैक्टर को तो हम यहीं पे समाप्त कर सकते हैं। जो बोल देंगे भाई एक फोटोन के बदले कुछ घोटोन नाम दे देंगे, जो भी नाम दे देंगे, बट एनर्जी पार्टिकल के सहारे ये दोनों प्रॉब्लम को तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अनदर प्रॉब्लम हैज अराइज्ड। जो फोटोन है वो हमारा बोसॉन से, बोसॉन के मतलब उसका कोई स्पिन नहीं होता है, तो स्पिन ओनली एंगुलर मोमेंटम जो है वो ऑब्वियस सी बात है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फोटोन हम समाप्त नहीं कर सकते हैं। यानी बीटा प्लस या बीटा माइनस डीके में अगर फोटोन निकल रहे हैं ये बात हम क्लेम करें तो वो क्लेम थोड़ा आधा अधूरा हो जाएगा। द रीजन बीइंग प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, फोटोन इज अ परफेक्ट बोसॉन एंड बोसॉन हैज नो स्पिन्स, एंड विदाउट स्पिन वी कैन नॉट कंसिडर एंड कंजर्व द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यही पे पॉली का अगला हाइपोथेसिस था जो कि बाद में सही साबित हुआ। ये जो एनर्जी पार्टिकल है ये फोटोन नहीं है, उससे डिफरेंट है, दे आर फर्मियंस। यानी यहां पर जो एनर्जी पैकेट्स है दे हैव अ स्पिन अबाउट, यानी जो एनर्जी का वेव्स है उसको सोचो वो खुद अपना एक्सिस के अबाउट स्पिन भी कर रहा है, तो उस वेव पैकेट के करस्पॉन्डिंग जो हमारा एनर्जी पैकेट है उसके करस्पॉन्डिंग भी एक स्पिन मोमेंटम इन्वॉल्व है, और उसका वैल्यू प्लस माइनस h/4 पाई है। ये वाला रिएक्शन में डिपेंडिंग अपॉन इन दोनों का क्या है और इसका वैल्यू क्या है वो अपने आप को प्लस या माइनस पे सेट कर लेगा। एंड ये जो फर्मियन वाला एनर्जी पार्टिकल है उसको उन्होंने दो नाम दिया, एक बोला मैं न्यूट्रिनो बोलूंगा जो पॉजिट्रॉन डीके या के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान निकलता है, और जो बीटा माइनस डीके के दौरान निकलता है यानी जहां से हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस एनर्जी पार्टिकल को मैं एंटी न्यूट्रिनो बोलूंगा। दोनों का ही जो स्पिन मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस h/4 पाई डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रिएक्शन में है। एक को मैं बोलूंगा न्यूट्रिनो, ठीक है, और एक को मैं बोलूंगा एंटी न्यूट्रिनो रिप्रेजेंटेड बाय न्यू एंड न्यू बार। ठीक है,
So these were the 6 main hypotheses of Pauli. अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं वो मटेरियल के साथ बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता है। अगर मैं हाईली डेंस मटेरियल जैसे लेड जैसे लेता हूं, उसके अंदर भी कुछ 10 to the power 15 मीटर तक विदाउट एनी इंटरेक्शन विद द लेड वो आसानी से ट्रेवल कर सकता है। और हमारे बॉडी में से भी अगर 10 to the power 9 न्यूट्रिनोज भी निकल जाए कोई एक झटके में, तो हमारे बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे बॉडी को जरा सा भी कोई महसूस नहीं होने वाला है। यानी दे इंटरेक्ट वेरी पोरली विथ मैटर, जिस कारण पे इसको डिटेक्ट करने में 1956 तक टाइम लग गया। उसके बाद जापान ने शायद पहला मशीन बनाया था, मैं अगर भूल सा नहीं गया हूं, तो जापान ने पहला मशीन निकाला था जिस पे इन्होंने पहली बार इसको डिटेक्ट किया था। ठीक है, सो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो और बाकी जो अभी पहले हमने गामा पढ़े थे या फोटॉन पढ़े थे, इनका मेन डिफरेंस देख लो। ये गामा हो गया, फोटॉन्स हो गया, दे आर ऑल बोसॉन्स, और न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आर फर्मियंस, दे हैव स्पिन। ठीक है, सो इसके बेसिस में हम लोग तीनों के तीनों लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अपरेंटली जो चीज हम मिस कर रहे थे वो चीज यहां पर साफ साफ सामने आ गई है। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग सारे के सारे बीटा प्रोसेस में जो मास डिफेक्ट्स है उसके बारे में एक बार देखना चाहेंगे। तो दोस्तों ध्यान दो, क्या है मेरे पास, ये है मेरा बीटा माइनस डीके। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा एटम का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, राइट। हम लोग पूरा का पूरा एटम का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, ना कि केवल और केवल न्यूक्लियस का। तो मान लो हमारे पास एक एक्स का एटम है और उस एक्स का एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो है Z, और जो हमारा मास नंबर है वो है हमारा A। सो इट विल बी ZXA। नाउ ZXA जो है वो एक बीटा माइनस को एमिट करके कन्वर्ट होगा Z प्लस YA में। लेकिन ध्यान देना, उसके न्यूक्लियस में ऑब्वियस सी बात है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आया है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट विल बी अ बेसिकली कैटायन। तो ऑब्वियस सी बात है उस कैटायन को बाहर से एक इलेक्ट्रॉन वापस एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो कन्वर्ट होगा वापस हमारा Y एटम पे। तो मान लो एक एटम का मास जो है वो है हमारा mx, और जो हमारा Y का एक एटम का मास है वो है हमारा my। तो सवाल ये है इस रिएक्शन का अल्टीमेट Q वैल्यू कितना है। ठीक है, अच्छा, तो इसका 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में अगर हम ध्यान दें, हमारे पास जो mx है ये जो बना रहा है वो है my प्लस हमारा मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ऑब्वियसली बात है यहां पे हमारा जो रिएक्शन हो रहा है mx जो है वो एक कैटायन दे रहा है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट्स हैपनिंग इज my प्लस और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो रहा है my पे। सो अगर मैं पहला वाला रिएक्शन को डेल्टा m1 लिखना चाहूंगा, दैट इज mx माइनस my माइनस m ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं मास को इस तरीके से दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और जो दूसरे वाले रिएक्शन का m2 है दैट विल बी my, सॉरी my प्लस m ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस m ऑफ y। ये मेरा डेल्टा m2 है। तो नेट जो मेरा डेल्टा m है रिएक्शन का, डेल्टा m इज नथिंग बट डेल्टा m1 प्लस डेल्टा m2, and if I add it is nothing but
mx माइनस my। ठीक है। सो जो हमारा Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन होगा, Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू mx माइनस my इंटू सी स्क्वायर। सो दैट इज द Q वैल्यू ऑफ बीटा माइनस डीके। जो हमारा दोनों का एटम का मास है उसको मैं AMU पे लिखूंगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जो हमें डेल्टा एम में करना होता है, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास रिएक्शन का Q वैल्यू जो है वो अपने आप आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं इन द केस ऑफ बीटा प्लस डीके। सो दोस्तों, जैसे मैंने बीटा माइनस के लिए लिखा था, बीटा प्लस के बारे में बताओ क्या होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सोचो। बीटा प्लस इज बेसिकली अ पॉजिट्रॉन, राइट। तो अगर मान लो ZXA जो हमारा एक बीटा प्लस डीके दे दे, वो बीटा प्लस डीके कन्वर्ट होगा Z माइनस 1 YA। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो बाहरी ऑर्बिटल है उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और अंदर प्रोटॉनिक कम है, तो नेट में तो नेगेटिव ये एनायन आएगा। एंड अब जो है ये इसको वापस एक इलेक्ट्रॉन जो एमिट करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हुए ये कन्वर्ट होगा एटम पे। अच्छा, जो पॉजिट्रॉन का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही है, तो लॉजिकली मुझे फर्स्ट स्टेप का डेल्टा M1 बोलो। तो फर्स्ट स्टेप का जो डेल्टा M1 होगा दैट विल बी mx माइनस my माइनस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में एक पॉजिट्रॉन है और एक मेरा एनायन है y माइनस। जो दूसरा वाला स्टेप है उसका डेल्टा M2 जो होगा, ध्यान देना, दैट विल बी my माइनस माइनस my माइनस m ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। क्योंकि वहां पर भी तो प्रोडक्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो नेट जो डेल्टा M हमारे पास होगा, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो my माइनस गॉन, it will be mx minus my minus 2me। तो जो हमारा Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन आएगा that will be equals to mx minus my minus 2 mass of electron into c square। तो पॉजिट्रॉन डीके का जो रिएक्शन का Q वैल्यू होती है उसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से निकाल चुके हैं। ध्यान देना, यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियस सी बात है, हमें पूरा एटम का लेना चाहिए rather than केवल और केवल न्यूक्लियस का, क्योंकि केवल न्यूक्लियस का तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। जो एग्जिस्ट करता है वो तो हमारा एटम करता है। ठीक है। नाउ तीसरा, अगर हम K इलेक्ट्रॉन कैप्चर पे आए, अच्छा ध्यान देना, K इलेक्ट्रॉन कैप्चर इफेक्टिवली तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिट्रॉन डीके ही है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर बाद में निकालना पड़ रहा था, उसी को तो डायरेक्टली उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। यानी यहां पर कोई कैटायन एनायन बीच में बना ही नहीं है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान प्रोटॉन ने एक्सेप्ट किया, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन साथ में हमारा कंज्यूम हुआ है, और साथ में कंज्यूम होते हुए कन्वर्ट हो जाएगा Z माइनस वाई ए पे। अल्टीमेटली तो उसी में एक प्रोटॉन भी गया, उसी स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन भी गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो वहां पे मेंटेन हो ही गया। तो कुछ भी निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर में कोई हमें पार्टिकल्स
एक्सेप्ट न्यूट्रिनो जो कि एनर्जी पार्टिकल है, हमें मिलती ही नहीं है। यहां से सीधा हमारे पास ये बनेगा, यानी इसका जो हमारा डेल्टा एम होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट इज सिंपली mx माइनस my। तो इसका जो Q वैल्यू होगा ना, जो चीज हमने पहले लिखे थे उसी बात को अगर हम फॉर्मलाइज करें तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज एनर्जेटिकली more favorable than positron decay. K electron capture is energetically more favorable than positron decay। और अगर हम ध्यान दें कितना, इसको Q1 नाम दे दो, इसको Q2 नाम दे दो। Q2 minus Q1 will be simply 2me into C square। यानी ऐसे भी केसेस आ सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां पर हमारा पॉजिट्रॉन डीके जो है वो हमारा ना हो पाए। ठीक है, यानी पॉजिट्रॉन डीके का Q वैल्यू नेगेटिव है, एंडोर्जेनिक है, बट के इलेक्ट्रॉन कैप्चर एक्सॉर्जेनिक है, क्योंकि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट के कारण ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली जो पॉजिट्रॉन डीके हो ही ना, केवल के इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो। और अगर दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी है, तब भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल सी बात है, जो ज्यादा एनर्जेटिकली फेवरेबल होगा वही प्रोसेस होना चाहेगा। तो डेफिनेटली के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मच हायर देन दैट ऑफ पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन डीके इज अ वेरी वेरी रेयर फिनोमेना, काफी ज्यादा मुश्किल से होती है। ओके, सो दोस्तों द लास्ट डीके प्रोसेस इज गामा डीके। तो जस्ट लाइक एटम, जो हमारे न्यूक्लियस है उस पर भी हमारा एनर्जी लेवल्स एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जो ग्राउंड स्टेट का न्यूक्लियस है उसको अगर हम X से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो एक्साइटेड स्टेट होगा उसको हम करेंगे X स्टार से। तो मान लो कोई चीज एक अल्फा डीके देता है या फिर कोई बीटा डीके देता है, तो उस रिएक्शन का जो Q वैल्यू इन्वॉल्व है, वो Q वैल्यू का एक पार्ट जो है वो न्यूक्लियस भी एब्जॉर्व करता है, और एब्जॉर्व करके वो एनर्जेटिकली हायर पोजीशन यानी एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में एनर्जी डिफरेंस जो होती है, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेवरल मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जब ये अपना एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट पर आता है, तो ये जो डिफरेंट एनर्जी है ये हमारा गामा के फॉर्म में बाहर निकलता है। And that is the basic concept of gamma decay. Gamma is nothing but just a type of energy particle. It is a boson. It is chargeless. इसका रेस्ट मास जो है वो हमारा 0 है, बट एनर्जी ऑर्डर थोड़ा हाई है, इस कारण पे इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो rather than calling it a photon, we call it the gamma radiation। ठीक है, गामा जो है that has a very high penetrating power। ठीक है, सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर जैसे अल्फा का होता है, ठीक है, उसके बाद बीटा माइनस का होता है, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो होती है वो हमारा गामा रेज की होती है। तो जो फंडामेंटल नेचुरल मोड्स ऑफ डीके है, दैट इज द अल्फा डीके, 3 प्रकार का बीटा डीके और जो गामा डीके है वो हम लोग यहां पर खत्म कर चुके हैं। अब इन डीके प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करनी है, तो एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस हम पहले देखते हैं। ओके।